आज आप लोगों ने मुझे बुलाकर आपके बीच में दो बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I will speak a little bit in both English as well as Hindi to make sure that I communicate what we are trying to communicate in both languages. My presentation is mostly in Hindi, but the headlines are in English. Harshvardhan ji suggested keeping the presentation in English, but I felt that the headlines of the newspapers that I'm showing are mostly in English. The titles will be in Hindi, headlines will be in English. So I feel most slides will capture both languages. Although the videos are in Hindi, but I think you will get a sense of what is happening in the videos in a very powerful way. तो मैं शुरू करता हूँ और मेरे ख्याल से आपकी जो प्रार्थना जिससे आपने चालू किया बहुत मेरे दिल को छू गई, और सबसे पहले मैं उसी को इन्वोक करूंगा, उसी को मैं पुकारूंगा कि मैं जो रखने जा रहा हूँ कोई बैर की भावना या बदले की भावना से नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो एक मानवीय आपदा है और एक भयंकर अन्याय हमारे देशवासियों के प्रति है, और उसका जवाब मांगना ये मानवीय डिमांड है. इट्स ह्यूमैनिटेरियन डिमांड. सो I invoke that prayer that we just heard to give myself a sense that this is not anger, neither anger nor vengeance should motivate me or us. But what we have seen in the last 1 year is a humanitarian disaster. It is a failing, it is a cause of enormous injustice to a large population of our country. And I present this as a demand for justice, as a humanitarian act, not an act of anger or vengeance. And I hope that spirit I'm able to bring in front of you today. And I hope it's the spirit you can take this forward into the field with you. So I'm going to begin with a little bit of a recap. तो छोटा सा एक पहले लहर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. पहला लहर जो हमने पिछले साल झेला था, उसके चलते चलते उसका पीक जो है वो सितंबर 2020 में आया, और तभी तक लगभग 90,000 लोगों की मौत हो चुकी थी. So around 90,000 people had died in the first by the peak of the first wave in September 2020. And since then, over 2.5 lakh more people have died officially. आधिकारिक रूप से तब से 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. कुल मिला के 3.5 लाख लोग दोनों लहर में गुजर चुके हैं, और वो अधिकृत नंबर है. वी ऑल नो कि उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों का मौत हुआ है, उसके ऊपर हम आएंगे. वी ऑल नो दैट मेनी टाइम्स मोर हैव डाइड. एंड हमारा कहना ये है कि ये सिर्फ एक वायरस या ये सिर्फ एक वायरस की बात नहीं है. हमारा कहना है कि हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इनमें से इन मौतों का एक बड़े तबके के लिए जिम्मेदार है, और उनके लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है. अभी और हम कहाँ इस केस को करना चाह रहे हैं? हम भारत के जनता के बीच में इस केस को करना चाह रहे हैं. जनता की अदालत में एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन. और हमारा आरोप है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है, और ये एक बड़ा तबका इन मौतों का लापरवाही से हुआ है. So the case I want to make today is that this 2.6 lakh deaths, official deaths in the second wave, were not caused simply by a virus. They were caused by negligence. The negligence of our Prime Minister, and we believe his negligence is responsible for a large number of these deaths. And we want to make this case among the people of India. Right? We want to hold him accountable in the court of the people, in the court of people's opinion. So what I'm presenting to you today are some facts about why I'm making this claim. मैं आपके बीच में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, इसके आधार पे मैं ये आरोप लगा रहा हूँ.
शुरुआत पहले लहर से करते हैं, छोटा सा एक रिकैप करते हैं। हम सबको पता है कि पहले लहर में भी मोदी जी और उनके सरकार की कुप्रबंधन की वजह से कोरोना बढ़ पाई, और कोरोना और उसके उसके बाद उसका इतना बड़ा मानवीय आपदा में परिवर्तित हुआ। राइट, एक एक नैसर्गिक वायरस एक मानवीय आपदा में परिवर्तित हुआ। कुछ कुप्रबंधन के क्या पहलू थे? एक तो उन्होंने राजनीति को जनता हित से ज्यादा जोर दिया। तो नमस्ते ट्रंप कराया, वायरस के मुकाबले लड़ने के बजाय राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। नमस्ते ट्रंप कराया, मध्य प्रदेश का सरकार गिराया। उसके बाद रणनीति के बजाय हमें तमाशा दिया, थाली ठुकवाया, फूल बरसाए लोगों पे, दिए जलवाए जनता से। उसके बाद जानकारी और सही जानकारी देने के बजाय और सत्य बोलने के बजाय उन्होंने अपने मीडिया के द्वारा नफरत फैलाया, एक समुदाय को इसकी जिम्मेदारी ठहराकर देश में नफरत घोलने का काम किया। और आखिर में जब भी कोई इनके पास रणनीति या तरीका नहीं बचा था, 4 घंटे के नोटिस पे पूरे देश को बंद करके आखिर में भुखमरी में लोगों को सड़कों पे चलवाया। और ये सब हमने देखा हुआ है पहले दिन। So in the first wave, we saw that their disastrous management converted a virus that attacked India into an unprecedented human disaster. Right? He put politics over people. He did a tamasha instead of giving us a strategy to combat the virus. He used media to spread disinformation and hate rather than spread good information. And finally, with no planning, they locked the country down in 4 hours and forced crores of people to walk back home in hunger. And we've seen all of this. Nothing here is new. And the disaster was and the result was a national disaster. इसका नतीजा एक राष्ट्रीय आपदा था, त्रासदी था। हमने वो सारे नज़ारे एक साल पहले देखे थे, जिसने सबका दिल पिघल गया। लोग ट्रैक्स में मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, नंगे पैर हजारों किलोमीटर घर जा रहे थे। हमारा अर्थव्यवस्था तबाह हो गया। और ये बोलना कि सिर्फ कोविड इसके लिए जिम्मेदार था, ये गलत है। ये जैसे मैंने ये ग्राफ में दिखाया हुआ है, जितना भारत के अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है उतना और कोई देश का अर्थव्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ा। और इसका मतलब ये है कि अन्य देशों के मुकाबले हमारी कोविड का जो हैंडलिंग था और इकोनॉमिक हैंडलिंग था, वो सबसे 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 बुरा था। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। इस आर्थिक कुप्रबंधन ने हमारे बड़े एक तबका जनता को भुखमरी में धकेला है। पहले बार वी आर एक्चुअली फेसिंग अ फूड क्राइसिस नाउ इन इंडिया, क्राइसिस ऑफ हंगर। तो पहली बार भुखमरी लौटा है इस देश में। So, and the result of all of this was a national disaster. We've seen all the sights a year ago of people walking in the streets, dying on railway tracks, dying on the streets, starving to death, walking thousands of kilometers bare feet, and the economic disaster that followed. Now, many countries have shrunk during that time. Many countries' economies were destroyed, but India was the worst affected, which means that our handling of the economy was worse than anybody else's. And finally, this is not simply a matter of statistics. This has actually pushed us back into hunger. So this headline in the bottom shows you that we are actually now facing a crisis of hunger in India for the first time. So, see, any time, अभी एक सेकंड, एक पल अभी हम थाम के हम जरा सोचते हैं कि ऐसे आपदा देखने के बाद अगर आप उनके जगह होते तो क्या करते, क्या रवैया अपनाते, क्या आपका भाव होता। It's important to think at this moment, to stop for a second and see that you've seen your country go through incredible pain. What would be your attitude at this time? How would you, if you were the Prime Minister, behave in this moment? Right? So just think about that, and now we'll take a look at what actually happened. आप उसके बारे में सोचिए और उसके मुकाबले हम देखते हैं कि हुआ क्या है। राइट, बहुत सारे लोगों ने उन्हें चेताया था कि एक और लहर आने वाला है ना। दुनिया भर के लोगों ने ये बात बताई थी। everyone predicted there would be another wave that would come. These are experts who have warned us, right? Not any expert. The AIIMS chief, Dr. Randeep Guleria, warned us September 4th, more than 6 months before this wave, that this would come. Right? Again, earlier this year,
In March, we were warned, and again that was ignored. Scientists have warned us 6 months back as well as this year. So there was enough scientific warning that a wave is coming. This is a parliamentary report, not just scientists. Parliamentarians warned us, right? Parliament के कमेटी ने हमें वो चेतावनी दी थी. ये 30 एमपीज के स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री के दल के भी लोग होंगे, उनके इस रिपोर्ट 21 नवंबर के रिपोर्ट में बोला है कि कोविड-19 अब भी हमारे बीच में है, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स आ रहे हैं, हमें सचेत रहना है. नवंबर में ही उन्होंने बता दिया कि लैक ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, यानी कि अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर कम तभी पड़ रहे थे और पेशेंट्स को अस्पताल से लौटाया जा रहा है. ये नवंबर में हाल हो चुके थे. ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बता रही है. Right, so 21 November 2020, Parliament Standing Committee is saying that COVID is still there, super spreader events are coming, beds are not there, and patients are already being turned away. We were already in a medical crisis by November last year. Okay? Rahul Gandhi warned us. This visionary leader that we are fortunate to have has been continuously at every step for the last 1.5 years warning this government. 17th February, he has warned us that the second wave is coming. Again, he warned us one month later, on 15th March. So there was more than enough warning that the second wave is coming. बहुत चेतावनी मिली थी इनको. ऑक्सीजन के बारे में आप सबको याद है कि ऑक्सीजन, सांस लेने के कमी से हमारे लोग अस्पताल में मर रहे थे. और इस ऑक्सीजन के बारे में मैं एक खास बात बताऊं कि पिछले नवंबर, पिछले अप्रैल और फिर नवंबर के रिपोर्ट में, उसके पहले 1 साल पहले, साथियों प्लीज नोट कीजिए, पहला लहर जब हुआ था, सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, सेंट्रल अफसरों ने एक रिपोर्ट नीति आयोग और पीएमओ को दिया था. यानी कि पीएमओ तक एक रिपोर्ट था कि कोविड आने पे ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा. राइट, तो ये ऑक्सीजन की कमी किसी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था. पूरे तरह से इसका 1 साल पहले वार्निंग दिया गया था. So particularly on the case of oxygen, I want to make this point that the government was warned 1 year ago. And who was warned? Directly the PMO was warned. There's an Indian Express article that gives us the details here. April 1st, 2020, which means 1 year ago, the PMO was directly warned by a group of ministers that oxygen shortages will come this year. Right? So this was nothing new. There was absolutely no surprise with what happened with our oxygen infrastructure. Now, so like I said, at this moment, we have to ask ourselves, what could we have done in this time? If we were the prime minister, we were responsible for running something, what would be our attitude? I'm hoping that we would have been humble, we would have been careful, aware, and getting ready to prepare for this. Right? हमारा रवैया क्या होता अगर हम जिम्मेदार पोजीशन में होते? राइट, हम विनम्र होते, हम तैयारी करते, हम लोगों की बात सुनते, हम रणनीति तैयार करते, और इसके बदले में हमें मिला क्या? जरा मैं बताता हूं आपको. ये हमारे आरोप का आधार है कि हम क्यों कह रहे हैं नेग्लिजेंस है. Right, so now I'm telling you what the PM actually has done, and this is the basis of our case for why we are saying the PM is directly responsible for what has happened. So first, we got a declaration of victory. So far from being humble, we declared to ourselves and the world that we are victorious. This is our health minister, Harshvardhan, until recently our health minister, Harshvardhan ji, in his Modi ji's cabinet, in December 21 declaring that now COVID is no longer a threat. March 7 declaring it is end game, यानी कि खत्म ही होने जा रहा है, अभी कुछ बचे. March 7 की बात हो. Okay? और हर्षवर्धन इनके सिर्फ मंत्री ये नहीं बात कर रहे हैं. अब मैं चाहता हूं कि आप सुनिए ये शब्द जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनवरी में सिर्फ हमारे देश को नहीं, दुनिया भर के देशों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ज्ञान दे रहे हैं. राइट, ये उनकी भाषा है
और उसके आप विजुअल्स अप्रैल के विजुअल्स हैं, जो अप्रैल में हुआ था वो आपको विजुअल्स में दिखेगा, और पीएम का भाषण, जनवरी का भाषण आप जरा सुनिए. So this is a speech that the PM has delivered in January declaring victory with visuals that actually happened in April. Please listen. भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा. कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी. किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही, तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था. दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही. लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया. भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा. हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया. हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया. टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया. इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया. कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया. आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है. ये वीडियो मैं हर बार देखता हूं तो मैं हर बार मैं हिल जाता हूं, क्योंकि अभी ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि अब ये खेल नहीं बचा है. अब ये किसका ट्रेंडिंग हो रहा है, किसका कितना ये ब्रांड है, कौन क्या बोला और कैसे छा गया, इस पे अभी नहीं रुका है मामला. इन सब चीजों से लोगों की मौतें हो रही है. ये फर्जी भाषण और ये असत्य से और अपने आप को बेवकूफ बनाकर हम लोगों के मौत करवा रहे हैं. राइट. सो my point now is that the reason this is such an important thing to see is that, when you see it's the meaningless words, and these meaningless words are not simply matter of laughter and WhatsApp forwards now. People are dying because of this, right? So this is now a matter of life and death that we now need to help the people of this country see. It is not about who we like and who is the next prime minister and who is trending and who is not, so that, please, that sense of urgency, I think, is now it should come in this country. Now, मोदी जी ने तो जीत घोषित की, और उनके जितने इर्द गिर्द लोग हैं नेतृत्व में, उनके अलग अलग अपने दुकानें चली. किसी ने 2 मंत्रियों को स्टेज में बुलाकर झूठ सीधा सरसल बोला है कि उनके हाथ की दवाई WHO सर्टिफाइड है. 2 मंत्रियों को स्टेज पे बुलवाकर सारे मीडिया के सामने ये झूठ फैला दिया गया. कुछ उनके लोगों ने ये शंख और पता नहीं मड बात सब करवाया. कुछ ने भाभी जी का पापड़ बिकवाया. किसी ने कहा कि गौमूत्र से हम सब बचे रहेंगे. इनमें से कई लोगों की तो बेचारों की मौतें भी हो चुकी है. राइट. सो ये असत्य के ये भी खुद शिकार बन चुके हैं. सो
the Prime Minister declared victory. Some of his other people were giving us a variety of different forms of fraud, fake cures, including his ministers who endorsed a product that was never endorsed by anybody else. Some were doing mud baths and shanks, some were doing selling papads in the name of a cure. I mean, this is a union cabinet, and these are senior national, supposed to be leader figures, all advanced by the Prime Minister. Then the vaccine that could save us was converted into a means for PR, public relations. We had a Tika Utsav, we had a vaccine Maitri program, and so much so that the vaccine that saves a life, the Prime Minister has put his own photograph on it. This is a height of political opportunism and image building. तो ये जो वैक्सीन से हमारी जानें बच सकती थी, उसका संपूर्ण उपयोग पीआर के लिए हुआ. उत्सव घोषित किए गए, वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम अन्य देशों के साथ करवाने की बात हुई, यहां तक कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट में भी पीएम के चित्र नजर आने लगे. और नतीजा क्या कि जहां वैक्सीन जरूरत था हमारे लोगों के लिए, कोई वैक्सीन नहीं बचा. ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हो कि मार्च 24 तक 5 करोड़ हमारे डोज थे और 6 करोड़ हमने एक्सपोर्ट कर दिए हमारे पीआर के नाम पे. तो हमारे पास जो वैक्सीन नहीं पड़े, ये पूरे देश भर में आप उसका नतीजा देख रहे थे कि टीका उत्सव घोषित तो किया, उस उत्सव में एक भी टीका नहीं मिल रहा. So result was obvious that the vaccine was not present where we needed it. So we had PR, but we had absolutely no vaccines in any of the Tika Utsavs. And again, all of this is not simply political statements and political attacks. It has a human price. And what is the human price? The people we send to fight our fight against COVID perished. Right? So these are now systematically, I want to take you around these numbers. Yeah, these are important. April 19th, only 37% of 3 crore healthcare workers were fully vaccinated. The thing was, this was reaching absolute peak. We hadn't even finished vaccinating our healthcare workers. 91 lakh got only 1 dose. As a result, just among doctors, 513 have died. Just doctors. We don't know about nurses, healthcare workers, cleaning staff, and all the other people who are serving us in the hospitals. We have no idea. Just doctors, 513 were dead, 700 by June, right? तो ये देखो, ये वैक्सीन की जो अगेन बात है, ये सिर्फ राजनीतिक अटैक या आंकड़ों का खेल की बात नहीं हो रही. बट इसका आप मानवीय उसका नतीजा समझ लीजिए कि 19 अप्रैल को हमने हमारे 3 करोड़, यानी कि जब चरम पे चल रहा था, 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर में से सिर्फ 40% से कम को हमने डोज लगाया था, वैक्सीन लगाया था. और उनमें से सिर्फ डॉक्टर, उसकी वजह से सिर्फ डॉक्टर, इसका मतलब है कि हम कवच के बिगर हमारे डॉक्टरों को और अन्य कर्मचारियों को हमने फ्रंटलाइन पे भेजा है, बिगर कवच के, राइट. और इसकी वजह से केवल डॉक्टरों में 500 से अधिक मौत हुई है. नर्सेज और अन्य कर्मचारी जो अस्पताल में और अन्य और जगह में है, उनकी तो संख्या का कोई गिनती ही नहीं है कि कितने मरे, राइट. 513 मई तक और फिर जून तक वो 700 तक आंकड़ा पहुंच गया था सिर्फ डॉक्टरों में. तो अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, ये अभी राजनीति की बात नहीं है, ये मानवीय आपदा है जो इनके नेग्लिजेंस और एरोगेंस से आया है. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रायोरिटीज क्या रहे हैं? अगेन अहंकार से प्रेरित. हमने बड़े बड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया, हमने स्टेडियम मोदी जी के नाम का बनाया, हमने मंदिरों का निर्माण उन्होंने अपने हाथों से करने की बात की, और प्लेन्स खरीदे हमने. अगेन आप प्रायोरिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल इंस्पायर्ड बाय मोदी जी's in need for an image. And as a result, और उसका नतीजा, ये बहुत ही दुखद आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, शॉकिंग और दुखद. जब भी कोविड का सेकेंड वेव आया, बेड्स बढ़ाना छोड़िए, बेड्स बढ़ाना बढ़े तो नहीं, बेड स्टेबल भी नहीं रहे. हमारे पास उपलब्ध बिस्तर गिरे. ये आंकड़े हैं इंडिया टुडे के न्यूज रिपोर्ट से.
हमारे पास जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, आईसीयू बेड्स है, वो 50% से कम हुए। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग 30,000 से कम हुए, 36% कम हुए। और साधारण बेड्स भी घटे 10,000 से, वेंटिलेटर्स घटे और 33,000 से 23,000 तक। तो ये सितंबर से अप्रैल की मैं जो बात कर, सितंबर से जनवरी की बात कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना छोड़िए, स्टेबल भी नहीं रहा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर घटा है इन महीनों में। उसके बाद ऑक्सीजन, जो बेड, जो अस्पताल गया उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगेन ऑक्सीजन का वार्निंग, जैसे हमने कहा 1 साल पहले लोग उनको दे चुके थे। हमने ऑक्सीजन हमारा बचाए रखने के बजाय हमारा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया, और वो एक्सपोर्ट साधारण लेवल पे भी नहीं, हमारा ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट बढ़ा। इसका क्या मतलब है कि अन्य देश के नेता, अन्य देश के गवर्नमेंट सचेत थे, उन्होंने ऑक्सीजन खरीदा, और क्योंकि हम सोए पड़े थे, हमने सारा ऑक्सीजन उनको बेच डाला। राइट, सेम विद रेमडेसिविर। सो जिन दो चीजों के लिए हमारे देशवासी तड़प रहे थे, उनका एक्सपोर्ट, उनका निर्यात पिछले 1 साल में बढ़ा है, घटा नहीं। Right, so the other thing was oxygen. Again, last 1 year ago, we were warned about the oxygen shortage, and instead of preserving our oxygen and increasing its infrastructure, we have increased its export. Right, so we have reached the highest oxygen export in the last 1 year. Why? Because other countries were alerted, they wanted to buy oxygen. We went and sold it to them. The same with remdesivir. We've exported massive amounts of drugs. The same things that we were crying for a few months after. So, and then finally when the tsunami came, right, फिर आखिर में जब भी सुनामी आया, हमारी तैयारी घटी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर घटा, ऑक्सीजन हमने बेचा, हमने जीत घोषित की, सुनामी आया तो क्या हुआ? Again, so when the tsunami came, what did we find? We didn't have enough hospital beds. हमारे पास पर्याप्त बिस्तर नहीं थे। छोटा सा उदाहरण, एक भाजपा के विधायक, आम इंसान जब भी कुछ जरूरत होता है लोकली, अपने लोकल नेता, अपने विधायक से बात करता है। यहाँ हाल क्या था, विधायक, और वो भी भाजपा का, यूपी का विधायक को लेटर लिखना पड़ रहा है एक बेड के लिए। जब एक विधायक को बेड के लिए अपना सिफारिश करवाना पड़ता है, सिफारिश लगवानी पड़ती है, तो आम जनता का क्या हाल होगा आप देख ही रहे हैं इन चित्रों में। आम जनता का तो बेड मिलने का कोई नामो निशान नहीं था, हम सब ने देखा हुआ। सो when the tsunami came, we didn't have enough beds, and let alone ordinary people. This is a letter from a BJP MLA in Uttar Pradesh. He had to write a letter requesting a bed. So even an MLA cannot get a bed. So if an MLA has to put an avedan, put a request to get a bed, then what you can imagine what would happen to normal citizens. Normal citizens were out on the streets, left to die on the streets. Oxygen. So those who managed to get into a hospital had no oxygen. We all saw this, people dying in the streets, people dying inside of hospitals every single day. There was a period when I was afraid to open the newspaper because I knew I would see another headline that says that in this state, so many people have died overnight in a hospital bed, gasping for breath. Right? तो ये ऑक्सीजन के कमी से हमारे लोग अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों की बिस्तरों पे पड़े पड़े मरे। एक ऐसा दौर निकला जब भी न्यूज़पेपर खोलना कठिन था, क्योंकि मुझे पता था कि खोलूंगा तो कहीं ना कहीं देश में एक खबर मिलेगी कि इतने सारे लोग बिस्तरों में पड़े पड़े अस्पताल में ऑक्सीजन बंद होने से सांस फूटने से मरे हैं। ऑक्सीजन ना होने का एक और पहलू, जो ये पीएम केयर्स की इतनी बात करते हैं, याद रखना, ये पीएम केयर्स में जो पैसा गया है वो आम नागरिकों का गया है, और कई लोगों से तो इजाजत भी नहीं पूछा गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक दिन का सैलरी, गवर्नमेंट स्टाफ का एक दिन का सैलरी कटा है, आर्म्ड फोर्सेस के 2,000 करोड़ रुपए वहां पे भेजे गए हैं। राइट, हमारे जवानों का पैसा वहां भेजा गया है, और वो पैसों का जो वेंटिलेटर खरीदा गया है वो कभी आए नहीं, और जो वेंटिलेटर आए वो कभी चले नहीं, कई जगह वो चले नहीं। और मैं आपको ये छोटा सा वीडियो एक ऐसे पिताजी का बताता हूं जिसके बच्चों ने गुल्लक फोड़ के पीएम केयर्स के लिए पैसा दिया। राइट, सो द पीएम केयर्स फंड
there was the money that we gave came from our pockets. Our soldiers have given this money. Their 1 day's pay has been deducted, right? And the ventilators that came from the PM care were never ordered, were never delivered. Those that were delivered, many of them simply did not work. And this video is of a father whose daughters have broken their little piggy bank and given the money to PM Cares Fund. Please see this video. बस अब ये हमारी तो बेटी ने, हमारी तो, हम तो सरकार से चाह रहे हैं, मोदी जी से चाह रहे हैं। हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपए भी दिए कि PM केयर फंड में, अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको PM केयर में दिया। हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब, हमें तो ऑक्सीजन दे दो। So this was the state of our country. The people who've put their faith, children who have in their innocence put their faith in you, Mr. Prime Minister, when they needed the oxygen, there was none to be found. जिन लोगों ने भरोसा PM पे रखा है, उनको जब ये ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको नहीं मिली। ये जो दवाइयों का मामला है, अगेन सेम, पहले बार इस देश में ये BBC ने एक मेन्यू कार्ड ब्लैक मार्केट प्राइस का छापा है। यानी कि काला बाजारी इस कदर था कि न्यूज़पेपरों में इसके मेन्यू, एक न्यूज आउटलेट इसका मेन्यू तक छाप सकी कि कौन सा ड्रग कितने पे बिक रहा है, राइट? लेकिन कहां ड्रग्स की कमी नहीं थी। गुजरात के सूरत में भाजपा के ऑफिस में बाकायदा लाइनें लग रही थी रेमडेसिविर वहां से बंटवाने की। बाकी कहीं मिले या ना मिले, भाजपा के दफ्तर में तो ये बटने जा रहे थे ड्रग्स, राइट? So there was actually a rate card printed by BBC of black market drugs in India, and there was no shortage of these drugs in the BJP offices in Gujarat. The BJP office in Surat was distributing drugs freely, so they had no shortage of supply of drugs, but common people had no drugs available. So we didn't have beds, we didn't have oxygen, we didn't have drugs. So what did we have? ड्रग्स नहीं थे, दवाइयां नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड्स नहीं थे, तो था क्या? कुंभ मेला जोरों शोरों से चला। अभी मैं एक बात आपसे करता हूं, एक पॉइंट आपके साथ मैं करना चाहता हूं कि जो कहते कि हम हिंदू के रक्षक हैं, उन्होंने इस कुंभ मेला में, और ये सिर्फ मैं संत महंतों की बात कर रहा हूं, राइट? संत महंत में तक 9 तो संत और महंत, ये महंत मर चुके थे, राइट? और वो जो आस्था पूर्वक लोग वहां आए थे, उनमें से कितने हजार चले गए वो किसी को नहीं पता। तो कोई मुझे ये समझाए कि अपने आस्थावान हिंदुओं को और उनके संत महंतों को मौत के घाट उतारना, हिंदू रक्षा कैसे हुए, ये मुझे कोई समझाए, राइट? सो समवन हैज टू एक्सप्लेन टू मी। वी हैड दिस कुंभ मेला, and only among the seers, among the seers, we had 9 dead. Of the lakhs who came to Kumbh Mela, God knows how many were infected and how many died. So someone has to explain to me, how is allowing Hindus to go to Kumbh Mela and dying in large numbers, and how does it amount to protecting Hindu rights or being good for Hindus, right? So it does not make sense to me. Someone has to explain this to me. Then we had elections. चुनाव हमारे पास बिल्कुल बड़े पैमाने पे थे। कोई चुनाव छोटा नहीं था इनके लिए, प्रधानमंत्री साहब के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं था। बंगाल चुनाव छोड़िए, ये एक वारंगल के चुनाव में, उपचुनाव भी नहीं, ये नगर निकाय चुनाव का ये बीजेपी का रैली है, राइट? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तक रोके नहीं गए, और उस पंचायत चुनाव कराते कराते 1600 टीचरों की जो चुनाव ड्यूटी पे बैठे थे, उनकी मौत हुई है। और ऑफ कोर्स बंगाल का तो चुनाव था ही, और ये ग्राफ आपको बताता है कि बंगाल की जनता ने इस चुनाव के लिए क्या कीमत चुकाया है। ये हर फेज में कैसा उनके यहाँ संक्रमण बढ़ा, ये बताता जा रहा है। और उस दरमियान संक्रमण रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा था।
right? So we had plenty of elections when Corona was sitting on our head, and not just the big election of Bengal, right? The small election, this is the picture there of the big crowd is in Warangal, where there was a municipal election. Even municipal elections were not stopped. In Uttar Pradesh, panchayat elections were not stopped. And what was the price that was paid? The price paid was by 1,600 teachers in Uttar Pradesh who have died conducting those panchayat elections. Right? And this graph here shows the price that Bengal has paid for that big tamasha that has happened. Right? Every single phase, it's showing how the infections in Bengal are rising. So Bengal, the people of Bengal have paid a massive price for that election that was conducted there. Right? And our Prime Minister's attitude, again, हम प्रधानमंत्री को दोषी ठहराते हैं, थोड़ा सा सुनिए कि बिल्कुल चरम पे जब भी कोविड का वेव था, उनके बातें क्या थी बंगाल में. चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है. अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है. क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने. इसको लापरवाही ना कहे तो और क्या कहे. हमारे पास कुछ चुनाव थे, उसके पास बहुत सारा पॉजिटिविटी था, है ना. बेदर्दी बहुत था. एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरे तरफ आप लोगों को पॉजिटिविटी, हमारा इमेज मैनेजमेंट और पॉजिटिविटी में आप लगे हो. आपका चुनाव, ये लहर जब चरम पे था, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चीजें, अफसरों को क्या चीज बताई जा रही थी, अपने इमेज बूस्टिंग और परसेप्शन मैनेजमेंट, यानी कि जनता के बीच में हमारी छवि कैसे बचाई जाए, उसका वर्कशॉप चल रहा था. आरएसएस, मोदी जी और योगी जी बैठ के क्या बातें कर रहे थे, ये नहीं कि लोगों को राहत कैसे पहुंचाए, कि योगी गवर्नमेंट का जो छवि गिरा हुआ है उसको कैसे वापस किया जाए. आरएसएस बड़े पैमाने पे अपने इवेंट्स आयोजित कर रही थी. उसका लक्ष्य क्या था कि वापस पॉजिटिविटी देश में कैसे लाया जाए. Right? So in the middle of all of this, what were Modi, Yogi ji and the RSS engaged in? How to management and make people feel happy again, how to bring positivity back. Then we had, of course, lying about the numbers. हमारे पास आंकड़ों का झूठ था, right? और ये सब तरफ, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश से लेके भोपाल से लेके सब तरफ 10 से 14% का लोग, 14 गुना ज्यादा लोग बता रहे हैं. Right? So everywhere we had reports that the number of deaths were at least 10 to 15 times more than what is official. Then we had lies again. Even in the middle of all of this, what are the BJP people engaged in? This is Sambit Patra's example. Sambit Patra's tweet had a time. See, मैं ये बोल रहा हूं कि इनके पास समय इतना था कि लोग मर रहे हैं सड़कों में, इनके पास इतना समय है कि एक झूठा टूलकिट का पिक्चर बनाकर उसको ट्वीट करने लायक इनके पास समय है, राइट. एंड इसको ट्विटर ने फ्लैग किया है, मैनिपुलेटेड मीडिया. जब ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है, ट्विटर क्या बोल रहा है कि हमने इसको करीब से देखा है और हमारे अनुमान में ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फर्जी है. दैट्स व्हाट इट मींस, राइट. सो ये और उसके ऊपर उसका रिएक्शन फिर किसको मिलता है, ये करने के लिए ट्विटर को पुलिस जाके दबाव डालती है ना, ये करने के लिए. So the situation was such that in the middle of all of this, instead of serving people, they had enough time to create fraud toolkits and put it on Twitter. And because Twitter immediately flagged it as manipulated media. That means Twitter is saying this is false. We have checked and this is not true. And in reaction, what does the Delhi police do? They send people to Twitter's offices to threaten Twitter and make them and silence them. So in the middle of the entire COVID suffering of people, instead of going and helping people who are suffering,
द गवर्नमेंट हैज टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस। ये सब के लिए उनके पास समय है। और ऑफ कोर्स सवाल कोई नहीं पूछ सकता, आप जानते हो ये तो उनका बेसिक रवैया है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और इस समय भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हम अपने बारे में क्या बोले, कांग्रेसियों के बारे में क्या बोले, आप प्लीज भाजपा के विधायक के मुंह से सुनिए, है ना। सो दिस इज अ एग्जाम्पल। सो nobody could ask questions, nobody could say anything. Anyone who asks questions is threatened, anyone who says the truth is threatened. And this is not us saying this. Please hear the words of a BJP MLA from Uttar Pradesh. भैया सब बहुत अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। सो ये तो बीजेपी विधायक भी समझ चुके हैं कि ज्यादा कोई बोलेगा तो देशद्रोह राजद्रोह पे लगाया जाएगा। So the tragedy of the country is like this, that even BJP MLAs are openly saying that if they say anything true, then they will be declared unpatriotic. They'll be declared as then cases will be put against them. Right? So this is the state of the country. No one is even allowed to speak the truth. So and we are not the only ones making this accusation. हम कहीं भी अकेले नहीं हैं ये आरोप लगाने में। आप कई मीडिया हाउसेस देख लीजिए, आउटलुक का हेडलाइन था मिसिंग, हेडलाइन ऑफ आउटलुक वाज मिसिंग, यानी कि गायब है सरकार, राइट। गवर्नमेंट इज नोवेयर टू बी सीन, द फेल्ड स्टेट, है ना, स्टेट फेल हो चुकी है पूरी तरह से। इंटरनेशनल मीडिया ने पूरे तरह से और सीधा लक्ष्य मोदी जी पे डाला है। इंडियाज कोविड क्राइसिस इज मोस्टली मोदीज फॉल्ट। मोदी लेड इंडिया इनटू कोविड कैटास्ट्रोफी। Modi chose to protect his image over India. This is hell, Prime Minister Modi's failure. Right? और मैं खास करके आपको ये लैंसेट दिखाना चाह रहा हूं। देखिए लैंसेट प्लीज समझ लीजिए एक मेडिकल जर्नल है, राजनीतिक जर्नल नहीं, और दुनिया का सबसे जाना माना मेडिकल जर्नल है। लैंसेट आमतौर पे राजनीतिक चीजों पे अपना बयान कभी नहीं देती, लेकिन भारत में जो मानवीय आपदा हो रहा है उसने लैंसेट को मजबूर किया कि वो अपना बयान दे, और उसने लिखा है मोदीज एक्शंस, राइट, इन स्टाइपलिंग क्रिटिसिज्म ओपन डिस्कशन, यानी कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर सीधे टिप्पणी किया है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। लैंसेट is a medical journal, the world's best medical journal. It does not ordinarily comment on political matters, but in their editorial, even they were forced to say, because it's a humanitarian crisis. They said Modi ji is responsible for what is happening in India. Right? So this is how bad it was. इतना बुरा हाल था और इतना खुला था कि मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है। न्यायालयों ने, कोर्ट्स ने उनको पूरी तरह खिंचाई की, सब पे खिंचाई की, और ऐसे शब्दों के साथ खिंचाई की कि हमने कभी शायद ऐसे कोई सरकार को देखा नहीं है। बोले यू मस्ट स्मेल द कॉफी, यानी कि आपको जागना होगा, सोए पड़े हो आप, राइट। रेमडेसिविर पे उनके ऊपर टिप्पणी की, ड्रग्स के प्राइसिंग के ऊपर की, वैक्सीनेशन के रेट के ऊपर टिप्पणी की, और आखिर में, और सीधा सीधा बाय द वे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि आप अगर समय पे काम करते तो हम वैक्सीनेशन करते तो जानें बच सकती थी। तो हम बोल रहे हैं वो कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है। The court has directly said that if they had acted early on vaccination, we could have saved lives. Finally, the ultimate example of failure is that when the government was going nowhere on oxygen, the SC finally decided to put together a task force to manage the allocation of oxygen. So a very important question emerges that the SC also now has to step in on how we manage oxygen. Why do we need this government? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऑक्सीजन के वितरण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को एक सामने आके एक टास्क फोर्स बनाना पड़े तो ये सरकार का हमें क्या जरूरत है, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं। और आखिर में ये याद रखना होगा कि हमारा भविष्य भी असुरक्षित है इस समय। So lastly, we have to remember that our future is also not secure. Our future is not secure. ये 16 जून के आंकड़े हैं, आई थिंक 2-3 हफ्ते में ज्यादा बदला नहीं है ये। तभी तक 3.5% ही लोगों का दोनों डोज हुआ था। और अगर आप दिन के 20-30 लाख का भी आंकड़ा अगर लगाओ तो ये ज्यादा से ज्यादा 7-8% तक पहुंचा है, यानी कि 7 या 8% भारतवासी ही सिर्फ
दोनों डोज लेके बैठे हैं वैक्सीनेशन का। इसका मतलब है अभी कुछ दिनों में एक और अगर वेव आए तो हम पूरे तरह से असुरक्षित हैं। और पूरा दम लगा के, तभी हम 30-40 लाख डोज एक दिन में लगा रहे थे, समझो हमने बढ़ा के 50 लाख भी डोज एक दिन में लगाया। तो एक सुरक्षित जगह तक पहुंचने तक 60-70% इस देश को वैक्सीनेट करने, दोनों डोज कम से कम 6 से 8 महीने और लगने वाले हैं। और उस दरमियान अगर एक और लहर आया तो इस देश का क्या होगा कहना मुश्किल है, राइट? सो because of Modi ji, not only are we suffering, we suffered the second wave, we are also exposed to the third wave. Right? Very few people have got both doses. Our dose rate is maximum 30 to 40 lakhs per day. Even if this ramps up to 50-60 lakhs, right, it's going to take at least 6 to 8 months to get to a place where we will be safely protected against the third wave. In the middle, if that third wave comes, it is difficult to see what will happen in India. So, so finally, there was one more thing that we did not have enough of, right? अंत में एक और चीज थी जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, और वो है स्मशानों में स्थान। बहुत दिल दुखाने वाला नजारा, गंगा में लाशें बह रही है, चिताएं जल रही है सब तरफ, लाशें लेकर लोग स्मशान घाटों के बाहर खड़े हैं, एम्बुलेंसेस की लाइन खड़े हैं। हमारे जीवन काल में तो हमने ऐसा दिन नहीं देखा। So last thing we didn't have enough of was enough space in our crematoriums, enough space in our graveyards. We have not seen such a time in our time in India. मैं चाहता हूं कि ये जो बातें हैं सब स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन हम उनके नजर से देखें। 2 आखिर के वीडियो है, 10 मिनट और लगेंगे मुझे। ये पहला वीडियो जो है वो बनारस का है। बनारस इसलिए क्योंकि ये लोग है, वो जगह है जहां प्रधानमंत्री स्वयं एमपी भी है, पीएम तो है ही, वहां एमपी भी है। और बनारस का ये जो हाल है, तो फिर बाकी देश का क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। But this first video is about Banaras. Why Banaras? Because Banaras is the place where the Prime Minister is also MP, the PM is also MP there. And if Banaras is in this state, we can guess what is happening to the rest of India. This is Banaras. काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनाथ ही विराजमान है। जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है। लड़खड़ाते अस्पताल उस संकट से जूझ रहे हैं जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थे। कोरोना के मरीजों का दूसरे आम मरीजों के साथ इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अभाव में मरीजों की देखरेख उनके घर वाले ही कर रहे हैं। ये आईसीयू का मंजर है। लोगों की जान की कीमत बहुत कम हो गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। हर जगह सिर्फ त्राही मची है। अस्पताल में बेड नहीं, दवा मंडी में दवा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं। हर बीमार मदद की आस में हालात से लड़ रहा है। अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी मेयर, जनप्रतिनिधि ऐसे बेकाबू हालात को देखने नहीं आ रहे। हमने कहा कि इस बार किसी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देना होगा। इतनी दुर्दशा बनारस की जनता की हो रही है और प्रशासन जाग नहीं रहा है। और शासन को तो नियंत्रण, शासन किस लिए बैठा हुआ है? प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ना, लेकिन प्रशासन एकदम जैसे छोड़ दिया गया था हम लोगों को। मर रहा है सर, मरने दो सबों को। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। लगभग 2 महीने से पूरा देश रो रहा है, तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं जो रोए हैं या सिसकी भरी है। ये नाटक क्या मत कीजिए आप लोग। करना है कुछ बढ़िया काम कीजिए, नहीं घर बैठिए अपने। देखिए, ये लोगों की साफ नाराजगी है और इनका गुस्सा भी जायज है। लोग बहुत गुस्से में हैं और गुस्सा नहीं रहेगा। अगर किसी के परिवार, अगर फैमिली अगर चली जाती है तो उसको कष्ट नहीं हो। इसकी मेरी माँ चली गई, अगर आपकी या सरकार की या मोदी की या किसी की माँ जाएगी तो उसको तकलीफ नहीं होगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुझे इतना दिया है जिसको मैं गिना भी नहीं सकता। और मतलब ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका ये अडॉप्टेड विलेज है, उसके हिसाब से
क्या कुछ आपको तैयारियां दिखती हैं प्रशासन की तरफ से यहाँ पर? कोई तैयारियां नहीं प्रशासन की तरफ से, तो कोई तैयारियां नहीं। इतनी बड़ी बीमारी फैली है, परेशानी है, यहाँ से जनता परेशान है। दवा के लिए कोई दवा सरकारी स्वास्थ्य से तो नहीं मिल रहा है। किसी गरीब को दवाइयों की चिंता न करनी पड़ी। काशी ने इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया है। तो पार्षद कह रहे हैं कि हमारे वार्ड की जो जनसंख्या है वो 15 से 16 हजार है और हमें 30 कोरोना की किट दे दी गई है, 30 लिफाफे पकड़ा दिए गए हैं। अब बताइए कि 16,000 की आबादी में हम 30 किट लेके किसको बांटेंगे? दूसरी चीज, ना ऑक्सीमीटर हम लोग को मिला है, ना थर्मल स्कैनर हम लोगों को मिला है। और नाम दे दिया गया हो कोरोना किट दी जा रही है। आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक। प्रधानमंत्री वहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो केवल टीवी देखने के लिए है। बाकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बाकी और सुइयां दवाइयां कोई डॉक्टर दे नहीं रहे हैं। बस एक गोली गाली खा के अगर जिसको बचना होगा बचेगा, जिसको जाना होगा जाएगा बस। आयुष्मान भारत योजना से के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई वो भी इसमें लाभ करता रही है। लेकिन यहाँ कोई न डॉक्टर उपलब्ध है, न कोई ऐसी सेवा उपलब्ध है। तो गरीब जो जितने हैं, मतलब उसके बाद तत्काल पैसा नहीं तो कहाँ जाएंगे? वो तो मर ही जाएंगे ना। मूलभूत सुविधा ना मिल पाना, डॉक्टर की उपलब्धि ना होना, अस्पताल में एडमिशन ना मिलना, इन सब कारणों से लोग रोए। तो इसकी बाद कहा कि भाई इसकी हालत बड़ी खराब है, ये जमीन पर पड़ा हुआ है, आप देख लो जरा सा, इसको ऑक्सीजन वगैरह लगा दो। उनका कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक डॉक्टर जो है बताइए, सीनियर डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर को लेकर के उसको 80 70 पेशेंट मिले हैं, वो कितना समय देगा, क्या इलाज करेगा? मतलब ये कितने अजीब लगता है कि कोई मरीज बाहर खड़ा होकर ये सोचता है कि शायद अंदर कोई मरेगा तो मुझे एडमिशन मिल पाए। अरे बहुत मतलब ऐसी बातचीत हो रही है। जब प्रयासों में संवेदनशीलता हो, सेवा की भावना हो, लोगों की तकलीफों का एहसास हो, साइंस लेड अप्रोच हो, तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है। लाशों की कतार लगी थी इधर से उधर, पूरा बॉडी जल रहा था, तो पूरा लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा। ऊपर से लेकर वहाँ तक पूरी लाइनें लगी रही थी। आपने कहा कि आपने 500 बॉडीज देखी। 500 बॉडीज कितने दिनों में? एक दिन में जितने लोग हॉस्पिटल पहुँच पाए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला है। बाकी जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट कोरोना वाला नहीं मिल पाया है। जो हमारे आंकड़े हमें बताते हैं जी, और जो गिनती हो रही है उसमें बहुत बड़ा फासला है। बहुत बड़ा फासला। कम से कम मतलब मान के चलिए कि 20 टाइम्स अधिक होगा आंकड़ा जो रिकॉर्ड में आ रहे हैं मिनिमम। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी। जिनके घर में अभी मातम चल रहा है उनके साथ ये क्रूर मजाक है। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। बस इतना ही। और मैं तो काशीवासी बन गया हूं, तो हर हर महादेव। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उसके बाद कहने के लिए ज्यादा बचा नहीं है। जो कहना था हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही अंत में कह ही दिया कि एक हमें यहाँ तक क्या पहुंचा सकते, हमने
कैसे पहुंचे और यहाँ से क्या निकला, कैसे निकल सकते हैं, दोनों का मेरे ख्याल से मूवी ने कहा हुआ है। एक आखिर, क्योंकि अक्सर ये इमोशंस जो इस टाइम के हैं और इतने सारे हमारे अपने करीब के गए हैं, ये गाना शायद सबसे बेहतरीन कैप्चर करता है। तो एक आखिर में एक 3 मिनट का गाना, फिर मैं समाप्त करता हूँ, प्लीज सुनिए। आसमां बांध कर सफेद चादर से छोड़ आए नदी के बीच धार में, एक एक कर के तारे बुझ गए, फूल और चांद सारे बुझ गए, एक चीख कंधे पर उठाए, ये दिल शर्मिंदा जिए जाए, ये भी क्या कोई बात होती है, मुंह छुपा जमीन चुपचाप रोती है, राजा के बड़े महल के सपने थे, चिताओं पे सभी तो मेरे अपने थे, जा राजा जा, हमारा दर्द है तुझसे बड़ा, मेरे से बांट लो सांसें तुम, कुछ कहो न रहो रुआ से तुम, अपना जीवन तुम्हें कैसे दूं, क्या तुम्हारा नाम था किससे पूछूं, ये रात चली जाए, कोई जुगनू रोशन कर जाए, माटी तू पानी तू आग तू, तू था रात तू सुबह है जाग तू, राजा ने नए लिबास सिलवाए हैं, हुक्म देकर सहमे फूल खिलवाए हैं, जा राजा जा, हमें तेरे चेहरे पे डर दिखा, जा राजा जा, हमें तेरे चेहरे पे डर दिखा। आखिर में एक बात मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग विकल्प 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 ये शब्द बहुत सुनता हूं कि विकल्प क्या है, विकल्प अब किस चीज का विकल्प मांग रहे हैं, किस चीज का? या आपके सामने दो चीजें, दो ग्राफ्स प्रस्तुत करता हूं और ये कोई नई बात नहीं है। ये संक्रमण जैसे बढ़ा, इनके दिग्गजों ने और मोदी जी ने क्या किया, क्या बोला, और ये पिछले 1.5 साल से राहुल जी क्या कह रहे हैं। तो आपको विकल्प की अभी बात कहां से बच रही है? हम किसके लिए विकल्प मांग रहे हैं? जो ये नेग्लिजेंस से हमारी मौत और हत्या करे, उनके विकल्प हम मांग रहे हैं। वो तो बहुत सारे विकल्प है।
और बहुत बढ़िया विकल्प है। एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको ये विकल्प मांगने वालों के। ये दो कर्नाटक के नौजवान हैं। जब हालात खराब हुई इस देश की, एक ने सब कुछ भुलाकर अपने आप को और अपने संगठन को सेवा में झोंक दिया। किसी से नहीं पूछा कौन से पार्टी, कौन से धर्म, कौन से जात, कौन सा भाषा। और दूसरा, सूर्या जी ने कोविड को भी सांप्रदायिक रंग दे दिया। तो ये जो विकल्प मांग रहे हैं, वो किस चीज का विकल्प मांग रहे हैं? शायद हम समझ नहीं पा रहे कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो ये भी आपके एक आखिर बात आपके बीच में रखता हूं, जो जरूर आगे ले जाना चाहिए आपने। एंड फाइनली, एंड देयर वी रेस्ट आवर केस, हमारा पक्ष यहाँ खत्म होता है। अभी जनता को तय करना है कि दंड क्या होगा। So now here we rest our case, and now it's really up to the people of India to decide. It's up to us to explain to the people of India what has happened. And then it's up to the people of India to decide what is the correct sentence for this death, for the death of lakhs of our country. मैं वहां रुक जाता हूं और आपके सवाल अगर कोई है तो अब मैं कुछ समय लेके जवाब देता हूं। I'll stop here, and if you have any questions, I'm happy to answer them. सुनील पनवार भाई, आपसे निवेदन है कि आप सवाल लीजिए। जय जगत साथियों, अभी सबसे पहले सचिन राउत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बढ़िया तरीके से कोविड के टाइम पे जो हत्याएं हुई, अपना पक्ष की वो हत्या ही थी बड़े अच्छे प्रकार से और बहुत बेहतरीन उदाहरण के साथ प्रस्तुति दी है। कुछ साथियों के प्रश्न मेरे पास, लगभग 3 प्रश्न मेरे पास आए हैं। मैं आदरणीय सचिन जी से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में जो है मैं एक एक प्रश्न 1 to 1 पढ़ के सुना दूंगा, उसके बारे में अपना जो भी पक्ष है वो रखें। एक साथी का प्रश्न है कि इस सरकार के फेल्योर के बावजूद जो एक बहुत बड़ा धड़ा इस देश का है, वो आज भी मोदी जी को और इनकी सरकार को निर्दोष मानता है। और ऐसी स्थिति में जो देश का भविष्य होगा, वो आप किस दिशा के अंदर जाते हुए देखते हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें हमारा जो फोकस जो है वो संभव काम पे, आप सब जानते हो, मैं सेवाग्राम में भी बोलता हूँ कि हमें बस वो चीज बात करनी चाहिए जो दो हाथों से संभव है ना। तो ज्यादा बौद्धिक और भविष्यवाणी या इमेजिनेशन करने से ज्यादा मैं पसंद करता हूँ कि काम क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करें। तो ये सवाल में भी मैं देखता हूँ कि जरूर एक तबका है जो अब तक सुरक्षित है, जिसके दरवाजे तले अब तक आग की जो भाप है वो पहुंचा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसके घरों में अभी ये आग का एहसास हुआ है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्यवाणी करने के बजाय हमारा सबसे बड़ा काम, रोज का काम ये होना चाहिए कि ये एहसास, ये सच्चाई को घर घर पहुंचा कर एक गहरा चर्चा सबसे हो जाए जिनसे संभव है। ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सवाल का जवाब ये है कि अगर हम अभी ये बातों को नहीं पहुंचा पाए तो जिस हाल में हमें देश, आखिर जब भी मोदी जी छोड़ के जाएंगे, जिस हाल में ये देश में मिलेगा उसको बचाना कठिन होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये संस्थाएं ढह रही है और कई सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी करने के बजाय कि वो काल्पनिक है, किसी ने देखा नहीं है उसको, आज संभव क्या है उस पर बात करते हैं, है ना। मुद्दे हैं, बातें हैं, तथ्य है, हमारे सबके सामने है और सबके घर द्वार पहुंचा है। घर द्वार स्वयं के नहीं पहुंचा है तो परिवार में है, परिवार में नहीं पहुंचा है तो गली मोहल्ले में है। कोविड ऐसी चीज है, तो हमें काल्पनिक में जाने की जरूरत नहीं, वास्तविक काम घरों तक कैसे पहुंचाया जाए उस पर अपन चर्चा करें। अगला प्रश्न एक साथी का सचिन जी आपसे रहेगा कि आपका जो ये पक्ष है, इसको आज भी इस सेमिनार के मार्फत जो हम लोग सुनने वाले हैं, वो
सैकड़ों तक भी नहीं, हमारी जो तादाद है, संख्या है, वो सैकड़ों में भी नहीं पहुंच पाई है। तो इन विचारों को किस तरीके से और लोगों के बीच में आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमारे संगठन को क्या करना चाहिए? देखो, मैं इसलिए पंचायती राज संगठन के बीच में आता हूँ क्योंकि मेरा अपेक्षा है कि आप सब कम से कम एक पंचायत से तो जुड़े हो, एक पंचायत नहीं तो एक वार्ड से जुड़े हुए हो, है ना। वार्ड में जहां तक मैं जानता हूँ 80 से 100 वोटर कम से कम होते हैं, वहां से चालू करते हैं ना। एक दिन चलते चलते संख्या बढ़ जाएगी सैकड़ों। 2 हाथ, ये जो नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जो आज 2 हाथ से संभव है वहां तक चर्चा सीमित रखते हैं, है ना। और हम यहाँ तक पहुंचे इसलिए क्योंकि ये नियम हम भूल गए हैं और बहुत सालों से निष्क्रियता बहुत तरफ से है ना। तो वो रिवर्स करने में समय लगेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं है, मजेदार सफर है। एक पंचायत है तो एक पंचायत, एक वार्ड तो एक वार्ड, चालू हो जाइए। इसीलिए तो मैं पंचायती राज संगठन के बीच में आता हूँ ना। तो जवाब आप ही हो सुनील जी, आप और आपके संगठन ही जवाब है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी जो टिप्पणी मेरे एक साथी की आई है, वो है कि अंतिम फोटो के ऊपर जो मोदी जी की फोटो है, उसमें आपने राजा लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया है और उन्होंने उसका समर्थन भी किया है कि वास्तव में लोकतंत्र के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो राजा के रूप में आए हैं। ऐसा हमारे साथी की एक टिप्पणी थी, वो आपके सामने मैंने रखी है। और अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं है। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न व्यक्तिगत है तो मुझे अभी मैसेज कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। एक लास्ट में आखिरी में बात रखूंगा कि जैसे आप लोग ये बातें आगे ले जाते हो ना, हम राजनीतिकरण की बात करते हैं सेवाग्राम में, ये सिर्फ कोविड का मुद्दा नहीं है। हमें समझना होगा कि हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान, हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे देश के लोकतांत्रिक मानसिकता, है ना, के ऊपर अभी जगाने की बात हो रही है। एक गांधी जी जब 1919 में आए थे, नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने इस देश को 2 शब्द सिखाया कि डरो मत यार, डरो मत, जागो, अपना हक पहचानो, आप भी इंसान हो, आप भी सुरक्षा, आप भी प्यार के काबिल हो, आप भी हकों के आप हकदार हो, ये पहचानो। कोई इस कदर आपके भविष्य के ऊपर कुचल कर चले जाए, अगर आप कोई इस कदर आपके बच्चों के भविष्य को कुचल कर चले जाए, तो कैसे हम कहां पहुंच गए कि हम इसको चुपचाप सह रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्या नहीं है, सिर्फ कोविड से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे अपने स्वाभिमान से जुड़ा है, हमारे अपने भविष्य से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अगर हमारी राजनीतिक मानसिकता हम इस पल में नहीं बदलते तो ये देश का भविष्य बहुत ही अंधेरा है। So an important point I want to make is that we are definitely talking about the failure in COVID management, health management. We are also talking about where we are as a people. What does it say about us if we are to accept such gross negligence with no reaction? It implies we are afraid. It implies we have no sense of our own ownership. It implies an acceptance that this is our fate. This is not our fate. We deserve better. Right? And I think this is the sense I would request you to communicate, that this is not just about COVID. It is what a citizen of India deserves. That is really the question. Because today it's COVID, tomorrow it will be something else. I think this is a sense we have to convey, because otherwise the country we will leave behind for our children, we will take our country back 30 years, 40 years by the time this is done. Right? तो प्लीज वो भाव आप पहुंचाइए कि ये सिर्फ अभी एक कोविड की बात नहीं होगी। नागरिक होने के नाते इस देश के मेरा क्या हक है, मेरा भविष्य क्या होना चाहिए, right? मुझे किस कदर से आप मेरे साथ पेश आओगे, ये सवाल है। ये आप सभी ने मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। नंदा जी, सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। जय जगत। जय जगत। कुमार जी आज थैंक्स करने वाले हैं। कुमार जी। वणक्कम तलाइवर।
कुमार जी दिख रहे हैं नंदा जी आपको? हाँ सर, नहीं दिख रहे हैं। नहीं, शायद हर्षवर्धन जी को। जी। हाँ, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम से मेरा निवेदन है कि आज जो समारोह में 2 शब्द कहे और धन्यवाद भी दें। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कल दीदी ने बताया था शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। जी। हर्षवर्धन जी लाइन पे हैं तो आप उनको एक बार कर लीजिए। सभी साथियों को धन्यवाद। सचिन जी हमेशा एक साथी, एक मार्गदर्शन के रूप में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आज के भी इस मौके पर उन्होंने इस आपदा का जो एक सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासकीय जो पहलू है वो हमारे साथ यहाँ पर साझा किया। मैं आशा करता हूँ कि तीसरी लहर से बचने के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश हम राजनीतिक तौर पर इसे समझते हुए आने वाले समय में इस प्रकार से कोई आपदा ना आ सके, इसलिए एक प्रशिक्षण के नाते इसको आज के इस वेबिनार को हम ग्रहण करें। सचिन जी का और जगह भारत का और अभी आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस वेबिनार को यहीं पर खत्म करने की मैं अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर घोषणा करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।